इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप ये शब्दों को समझ लें ठीक ठीक। सो एसेट और लाइबिलिटी किसी दिए गए समय पे होती है। तो मैंने कहा क्लास की अटेंडेंस, और जो है जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए क्लास शुरू हुई हुई है अभी 9 बजे और तभी किसी ने अटेंडेंस ले ली, तो जाहिर सी बात है अटेंडेंस कम दिखेगी, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे आ रहे होंगे अभी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अटेंडेंस कब ली, कैसे ली, क्या प्रक्रिया रखी, आपने गिना कैसे, बहुत सारी चीज़ें। और इसीलिए कहा जाता है कि आंकड़ों में आपके लिखने से बहुत कुछ पता चलता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि क्या पूछा गया है उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्यों पूछा गया। तो किसी ने कहा, मैंने पूछा क्लास की अटेंडेंस कितनी, किसी ने कहा 11 बजे इतनी अटेंडेंस थी, और किसी ने कहा इतनी अटेंडेंस थी, तो मुझे मालूम है किसको मुझे वरीयता देनी है। किसको ये समझ है कि अटेंडेंस 3 घंटे की मानी तो जा रही है, लेकिन एक दिए गए समय में है, वो एक खास समय पर उस अटेंडेंस को देखा गया है। अगर वो समय भी रिकॉर्ड हो रहा है तो ज्यादा स्पष्टता आती है, और इसलिए अच्छा अटेंडेंस होगा जो अलग अलग टाइम वेरिएशन पे भी लिए जाए और उसका पैटर्न देखा जाए, तभी तो ज्यादा अच्छा। यही तो हम लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। अब अलग अलग टाइम वेरिएशन पे देख के 10 बजे देख लें, 11 बजे देख लें, किसी दिन अलग कोई टाइम पे देख लें, और तब उसका फ्लक्चुएशन देखें। बात स्पष्ट हो रही? ये बात क्लियर? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इसमें? तब आपको मुद्रास्फीति समझना बहुत आसान है। मुद्रास्फीति हम यही करेंगे, आगे देखेंगे कि पिछले महीने इस तारीख को कितना, आज कितना, या पिछले साल इस तारीख को कितना, आज कितना। इसी को हम देख रहे थे कि महंगाई बढ़ गई घट गई। तो जाहिर सी बात है, एसेट कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर मैं थोड़ा दार्शनिक हूं तो बुद्ध कहते थे कि अगर कोई चीज नहीं बदल रही तो सिर्फ वो बदलाव ही है, बाकी सब बदल रहा है, सब चीज बदल रही। चेंज इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लक्स, बुद्ध की बहुत फेमस लाइन है। तो ये समझना बहुत जरूरी कि हर चीज जो आज एसेट है कल लायबिलिटी हो सकती है, और इसीलिए कहा भी जाता है बहुत अच्छे दिनों में ध्यान रखिएगा ये बदल जाएगा, बहुत अच्छे दिनों में भी चीजें ध्यान रखिएगा कि बदल जाएगा, ये ऐसे नहीं रहेगा हमेशा। अभी थोड़ी सी दार्शनिक बात भी लग सकती है किसी किसी को, लेकिन जो है मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। इसलिए बहुत अच्छा रिश्ता तो भी हो तो भी ध्यान रखिएगा, रिश्ते में खटास आ सकती है, तो उतना ही बताइए जितना जरूरी है। सारी जानकारी नहीं तो आपकी आज की साझा की गई जानकारी आगे आपके लिए खतरनाक हो सकती है। बहुत सीधी सी बात है। सो ये सब आपको समझ आ जाती है जब आप इस तरह के विषयों की प्रासंगिकता को समझते हैं कि एसेट लायबिलिटी समय समय पर बदलते रहते हैं। आज जो एसेट है कल लायबिलिटी हो सकता है। तो हम किसी दिए गए फ्रेम में बात करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में ये एसेट था, इस वित्तीय वर्ष में लायबिलिटी थी, इत्यादि इत्यादि, या इन वित्तीय वर्ष में 3-4 वित्तीय वर्ष में ये स्थिति थी वगैरह। आप लिख सकते हैं कि क्या लिखा, लायबिलिटी क्या होती है इसको कहेंगे, ठीक। नहीं, स्कॉलरशिप तो आपके लिए एसेट हुई, आपको तो पैसा आ रहा है ना, वो अलग, वो ट्रांसफर पेमेंट्स वाली बात है, वो आएंगे उस पर, है ना। आगे आप लिख सकते हैं कि ये एसेट या लायबिलिटी, ये एसेट या लायबिलिटी, उसी में नोट में ही थोड़ा बड़ा नोट है, ये एसेट या लायबिलिटी दृश्य भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी, जिसको गोचर भी बोलते हैं, गोचर भी हो सकते हैं, गोचर भी हो सकते हैं, एवं अगोचर भी, गोचर भी हो सकते हैं एवं अगोचर। अगोचर को अंग्रेजी में बोलेंगे इनटेंजिबल, अमूर्त। अगोचर भी हो सकते हैं, अमूर्त भी बोल सकते हैं, अगोचर भी। गोचर, गोचर या मूर्त या दृश्य जो भी लिखें, गोचर एसेट लायबिलिटी से आशय, गोचर एसेट लायबिलिटी से आशय उन संदर्भों से है जो बैलेंस शीट या बही खाता, बैलेंस शीट या बही खाता में दिखाई पड़ते हैं या परिलक्षित होते हैं। जो लोग भाषा वाले हैं, बैलेंस शीट में दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते चलेगा, परिलक्षित भी लिख सकते हैं, परिलक्षित होते हैं। तथा अगोचर से आशय उनसे है जो बैलेंस शीट में तो नहीं होते,
बैलेंस शीट में तो नहीं होते, परंतु आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे विजय माल्या की बैड रेपुटेशन की वजह से लोन महंगा हुआ कि नहीं, तो उनकी आर्थिक संभावनाएं कम हो गई। आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। फाइन। तो ये मोटा मोटा नोट्स में हमने कुछ बेसिक शब्दों को भी समझ लिया जो यदा कदा रेफरेंस में आते रहते हैं। तो ये बात रही कि क्या होता है फिक्स पूंजी, क्या होता है सामाजिक पूंजी, क्या होता है मानव पूंजी और क्या होता है भौतिक पूंजी। तो अगर आपसे पूछा जाए पूंजी से आशय क्या, पूंजी का वर्गीकरण, तो आप अब जाहिर सी बात है ये सब उसमें आस्ते वगैरह नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने उसको नोट्स में लिखा है। ये आपकी समझ के लिए आपको लिखना होगा कि हाँ तरलता इत्यादि में क्या और भौतिक पूंजी क्या, किसको कहा जाएगा। बात क्लियर होगी। एक और वर्गीकरण भी है जिसको हम बोल रहे हैं फिक्स पूंजी, कार्यशील पूंजी और आर्थिक पूंजी। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फिक्स पूंजी किसे कहेंगे? कोई भी ऐसी पूंजी जो लगातार आपके लिए पूंजी बनी हो, औसतन 15 वर्ष या उससे अधिक की आयु जिसकी हो। कोई भी ऐसी चीज जो जिसकी औसत आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है और आपके लिए पूंजी के स्रोत के रूप में काम करती है, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड पूंजी। और इसलिए किसी को भी जज करना है, मैंने आपको पहले भी कहा, कभी किसी के बारे में जज करना हो तो उसके लुक्स पे मत जाइएगा, मत सोचिएगा कौन सा ब्रांड पहन रहा है वो। उससे बोलिए अपना जरा पासबुक दिखाओ पहले, उससे बहुत कुछ अंदाजा लगेगा। कुछ निर्णय बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, है ना, है कि नहीं। अब जैसे इसलिए जो गांव वाले, हाँ सर कुछ कह रहे हैं आप? हाँ क्या चीज? बजट घाटे में चल रहा है? अच्छा, आप अपनी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं या मेरी? अच्छा अच्छा, ऑलराइट, कोई बात नहीं, अभी तो निवेश है आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसीलिए अब देखिए जो गांव वाले लोग हैं उनको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता फॉर्च्यूनर चला रहे हो या रेंज रोवर, उनको इससे मतलब ट्रैक्टर घर पे खड़ा है कि नहीं, वो वैसे बोलेंगे भाई साहब ट्रैक्टर नहीं दिख रहा, फिक्स पूंजी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके फॉर्च्यूनर से। फॉर्च्यूनर तो लाइबिलिटी है, अगर वो टैक्सी में नहीं चल रही तो लाइबिलिटी है, वो तो लाइबिलिटी है। ट्रैक्टर आपके लिए एसेट है, ट्रैक्टर एसेट है। और इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी तो गलत नहीं कही थी, उन्हें किसी इकोनॉमिस्ट ने ब्रीफ किया होगा तब उन्होंने ऐसा कहा था कि ट्रैक्टर का बढ़ना या ट्रैक्टर का ज्यादा बिकना या ट्रैक्टर के पार्ट्स का ज्यादा बिकना अपने आप में इशारा है कि कृषि प्रौद्योगिकी में बढ़ावा हो रहा है। लेकिन वो आप देखिए वो लोग ट्रोल कर रहे हैं जिनको बिल्कुल उसके बारे में एबीसीडी भी नहीं पता। इतनी बढ़िया बात वित्त मंत्री ने हमारे कही कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया, लेकिन इतना मजाक लोगों ने बनाया। और ये वो लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि विनिमय दर होता क्या है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये दुर्भाग्य कि ये वो लोगों ने लिखा जिनको विनिमय दर पूछ लिया जाए तो उसमें से 100 में से 99 नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली विनिमय दर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, नीर रीड होता क्या है। और उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया कि हाँ वित्त मंत्री ऐसे बोल रहे हैं। वित्त मंत्री ने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिया था। हम समझेंगे कि कैसे जो है रुपया कमजोर नहीं हुआ था या रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, कुछ कारणों से डॉलर ज्यादा मजबूत हो रहा है, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है ग्लोबली, और इतनी बढ़ गई कि वो खुद परेशान हो रहे हैं कि हम करें क्या, कि हम क्या करें इसके लिए। सो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ठीक है। मैं इसलिए भी थोड़ा चाहता हूं कि आपको इन आदतों से बचना चाहिए। अच्छा लगता है आलोचनाएं करना, मजा आता है, आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है वो, लेकिन वो बहुत प्रासंगिक नहीं होता और फिर धीरे धीरे प्रवृत्ति बन जाती है हमारी, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी ये आदत बन गई और फिर वो कहीं ना कहीं एग्जाम में और वहाँ पे दिख जाएगी आपकी पर्सनालिटी में, आपके लिखने में, फिर वो इस उद्देश्य के विरोध चला जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक आप कम से कम सिस्टम में ना पहुंच जाए तब तक तो इन चीज़ों को अपने पास मत आने दीजिए, उसके बाद आपकी इच्छा, आपका विवेक। सो मोटा मोटा जो है अगर हम बात करें तो फिक्स्ड पूंजी से आशय किसी भी ऐसी चीज से है जो जिसकी औसत आयु कितनी 15 वर्ष या उससे अधिक हो, उसको आप कहोगे क्या है, ये फिक्स पूंजी है। किसी भी व्यक्ति के पास कितनी फिक्स पूंजी है ये बताता है कि वो कितना समृद्धि वाला है, कितना समृद्धिवान है, कितना उसके पास जो है आगे आर्थिक संभावनाएं हैं। बात क्लियर हो रही? इसीलिए मैंने भी आपको कहा कि इससे बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि आप कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते हो, कौन सी कार चलाते हो, महत्वपूर्ण ये है कि घर में ट्रैक्टर है कि नहीं, घर में जानवर बंधा है कि नहीं,
घर के बाहर 2-4 जानवर बंधे हुए, जानवर भी आपके लिए एक तरह से पूंजी है, घर में जानवर बंधे हुए। और जानवर से मतलब मेरा डॉग से नहीं है, उसको मत जोड़िएगा उसमें, है ना, उसको नहीं जोड़ा जाता, है ना। हालांकि ठीक है, आप उससे स्नेहिल हो सकते हो, बात अलग है, लेकिन जो है मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये फिक्स पूंजी है। फिक्स पूंजी से जुड़ी एक बात और समझते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात समझ में आ रही, फिक्स पूंजी किसे कहेंगे? कोई भी ऐसी चीज जिस जो 15 वर्ष से उससे अधिक की हो, और फिक्स पूंजी का होना एक अच्छा संकेत होता है विकास का। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए की फिक्स पूंजी है, जो अगले साल बढ़कर 1020 रुपए हो रही है, उसके अगले साल बढ़ के 1040 रुपए हो रही है, फिर बढ़ के मान लीजिए 1070 रुपए हो रही है। ये एक कहानी है मिस्टर ए। मिस्टर बी के पास फिक्स पूंजी 100 रुपए की है, जो आगे बढ़ के 150 रुपए हो रही है, और आगे बढ़ के ये 200 रुपए 210 रुपए हो रही है, फिर ये 270 रुपए हो रही है, 350 320 रुपए हो रही, कुछ भी लिख लीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता। आप एक निवेशक की हैसियत से किसके साथ निवेश करना चाहेंगे, ए या बी? क्यों? कुछ चीज आपको आकर्षित कर रही है बी में। बी में क्या आकर्षित कर रहा है? उसके ग्रोथ का पैटर्न। इसलिए आपने भी बचपन में कहानी सुनी होगी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी, कि अगर आपको 1 लाख रुपए महीना दे दिया जाए और 1 पैसा दिया जाए जो हर रोज डबल हो, तो आप क्या लेना पसंद करोगे 1 महीने के लिए? 1 महीने के लिए क्या लेना पसंद करोगे आप? आपको मैं कहूं 1 लाख रुपए महीना मैं दूंगा पूरे महीने के लिए, या मैं 1 पैसा दूंगा जो हर दिन डबल हो जाएगा 1 महीने तक, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? 1 पैसा। कितना हो जाएगा अमाउंट, अंदाजा है कुछ? 1 करोड़ से ऊपर। और ज्यादातर लोग इसी में, ये मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट लूंगा, लेकिन अगर ये इक्वेशन समझ में आ जाए तो बहुत काम का है। सोच के देखिए, 1 पैसा, अगले दिन हुआ 2 पैसा, अगले दिन 4 पैसा, अगले दिन 8 पैसा, उसके अगले दिन 16 पैसा, उसके अगले दिन 32 पैसा, उसके अगले दिन 64 पैसा, उसके अगले दिन 1 रुपया 28 पैसा। मतलब 8वें दिन आपके पास 1 रुपया 28 पैसे आया। 8वें दिन। अभी भी आप 1 पैसा लेना चाहोगे? 8वें दिन 1 रुपया 28 पैसा, उसके अगले दिन फिर आगे चलते 2 रुपया 64 पैसा, 5 रुपया 12 पैसा, जो है इस हिसाब से 10 रुपया 24 पैसा, फिर 20 रुपया, ऐसे 16वें दिन आपके पास 100 रुपए के आसपास आया। अभी भी आप लेना चाहोगे? एक पैसा ही। 16वें दिन। 24वें दिन जब आप पहुंच जाओगे तो एकदम से आपको, आप कहां पहुंच रहे हो? लाख से ऊपर। और फिर उसके बाद अगले दिन जो है 2 लाख, उसके अगले दिन जो है 4 लाख, उसके अगले मोटा मोटा 5,12,000 आएगा वो, 5,12,000, उसके अगले दिन 10 लाख, उसके अगले दिन 20 लाख, उसके अगले दिन 40, उसके अगले दिन 80, उसके अगले दिन 1 करोड़ 60। आप देख रहे कहां पहुंच गए। यूपीएससी की तैयारी में भी यही दिक्कत है, ज्यादातर लोग 8वें दिन पे दम तोड़ देते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा यार, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे, 1 पैसे तक नहीं पहुंचे। अभी 1 रुपया आप 8वें दिन में पहुंच रहे हो, 16वें दिन में 100 रुपया पहुंच रहे हो, बगल में सब 1 लाख में पहुंचे हैं। यूपीएससी में इसीलिए मुझे लगता है कि कई लोग वहीं पे तोड़ देते हैं दम कि अरे ये तो बहुत दूर है। आज ज्यादातर लोग बिजनेस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो 24 दिन तक वेट नहीं कर पाते। वो 24 दिन तक वेट नहीं कर पाते, उनकी हिम्मत, ज्यादातर लोग तो 8वें दिन उनकी हिम्मत टूट जाती है, अधिकांश लोगों की बिजनेस करने में। यार कुछ आ ही नहीं रहा है, इतने दिन से मैं रोज दुकान जाता हूँ, दुकान वहां जाके बैठ रहा हूँ, दुकान बढ़ा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। फिर 16वें दिन अच्छे खासे लोगों के अच्छे अच्छे बिजनेसेस लोगों ने शुरू किए, 2-3 साल में थक जाते हो, माना जाता है 5 साल कम से कम, 5 साल बाद आप जज करिए कि हाँ आप किस स्थिति में हैं। खैर वो सब अलग बातें होंगी, बट मोटा मोटा आपको क्या आकर्षित किया है यहां पर बी ने, कि जो उसकी ग्रोथ रेट है। मतलब ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितनी पूंजी है, फिक्स्ड पूंजी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो फिक्स्ड पूंजी लगातार कितनी बढ़ रही है। इसलिए हो सकता है कोई जमींदार है, उसके पास बहुत जमीन है, और बाबूजी वहां शादी ना करें और सोचें कि आईएएस के पास कर देते हैं। आप लॉजिक समझ रहे हैं, क्वांटिटी में फर्क है, लेकिन ये बढ़ रहा है। वो वही जमींदार है, वही रहेंगे लेस और मोर। जी सर। हाँ, मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि वहां पे शायद पूंजी का उतना विस्तारण ना हो रहा हो।
मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो अंतर है ए और बी का, ये किस चीज का आ रहा है कि हर साल आप अपनी पूंजी में कितना और जोड़ रहे हो, अपनी पूंजी में कितना और जोड़, ये जो पूंजी में आप जोड़ते हो इसको हम बोलते हैं कि फिक्स्ड पूंजी निर्माण कितना हो रहा है, फिक्स्ड पूंजी निर्माण, या इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स पूंजी निर्माण कितना हो रहा है। ये जो फिक्स पूंजी निर्माण है ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकेत होता है कि वो लगातार कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितनी फिक्स पूंजी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिक्स पूंजी में कितनी बढ़ोतरी हो रही। बात लॉजिकल लग रही? मतलब फिक्स पूंजी के निर्माण का कितना पैटर्न है। अगर पिछले साल आपके पास 100 रुपए था और बढ़ के कितना हो गया 120 रुपए, तो फिक्स पूंजी कितनी बढ़ी? 20%। 20% फिक्स पूंजी का निर्माण हुआ। ये बढ़ के 140 हो गया, अब कितनी बढ़ी? 20 मत बोल दीजिएगा, 20 से थोड़ा कम, 20% से थोड़ा कम आएगा, है ना। 140 से मान लीजिए ये 200 हो गई, तो इसकी तुलना में कितने परसेंट बढ़ी? सो ये लगातार कितना पूंजी निर्माण हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हो गया। यही बात कही एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं कजनेट ने। कजनेट का ये कहना था कि किसी भी देश के लिए, बहुत बड़ा नाम है कजनेट, कजनेट का ये कहना था कि किसी भी देश के लिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब फिक्स पूंजी का निर्माण, सकल, सकल मतलब मोटा मोटा आंकड़ा, कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन किसी देश के लिए कितना हो रहा है, ये उस देश के विकास का सबसे अच्छे मानकों में से एक है, जिसको हम बोलते हैं GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बात स्पष्ट हुई? और इसीलिए इंडिया में इस आंकड़े का बड़ा महत्व होता है, इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़े दिखाए जाते हैं, हर जगह होता है। भारत के लिए अच्छी खबर क्या है कि अगर हम पिछले 5-7 सालों में देखें तो हमारा GFCF लगभग 30% के आसपास रह रहा है। इवन कोविड में भी ये 29% था। अच्छा, एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा, कई बार वो ऐसे सवाल पूछते हैं, कोई भी चीज प्रतिशतता में लगातार 5 साल बढ़ रही हो, ये बड़ा संभव नहीं है, ये बहुत रेयर चीज हो गई। क्योंकि पिछले बार की तो जैसे यहीं पे देखा आपने देखा कि प्रतिशतता थोड़ी घटी बढ़ी, प्रतिशतता में कोई चीज लगातार बढ़ रही है, ये बहुत रेयर चीज होती है। इसलिए अगर आपसे उन्होंने पूछा पिछले 5 सालों में ये वृद्धि हुई, तो आपको पता होना चाहिए, समझेंगे एक आध क्वेश्चन के माध्यम से भी कि वो क्या पूछ रहे हैं, उससे अनुमान लग जाता है कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं। तो ग्रॉस फिक्स का अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 5 वर्षों में भारत के फिक्स्ड पूंजी निर्माण में लगातार वृद्धि हुई है, तो आप जानते हो बीच में कोविड भी था, ऐसा हुआ ही नहीं है। बीच में 1 साल कोविड का भी था, तो कैसे हुआ होगा? अब इसका मतलब ही नहीं कि आपको आंकड़े रटने हैं, ये तर्क आपका काम कर रहा है कि कोविड में जाहिर सी बात है कमी आई थी, लेकिन कोविड के दिनों में भी ये 29% था। एक और बहुत बड़ा कारण कि क्यों बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इंडिया आना चाह रही, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं फिक्स पूंजी हमारी बनती रही उस समय भी। और ये जो फिक्स पूंजी का निर्माण होता है राज्यों के लिए मैक्रो स्तर पर समष्टि अर्थशास्त्र में, इसको हम 2 चीजों में देखते हैं। पहला कि कंस्ट्रक्शन या संरचना, और संरचना निर्माण कितना है, और संरचना निर्माण कितना है, कंस्ट्रक्शन कितना है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की मशीनरी एवं उपकरण इत्यादि की क्या स्थिति है। मशीनरी, उपकरण, इसी में पशुधन, इसीलिए जब इंडिया में पशुधन बढ़ता है तो भी हम कहते हैं कि हमारा फिक्स पूंजी बढ़ रहा है। पशुधन, सो मशीनरी, उपकरण, पशुधन, सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों की बढ़ोतरी एक तरह से कही जाती है कि आपकी फिक्स पूंजी को बढ़ा रही है। इसलिए इस पे सवाल उन्होंने पूछा भी है, GFCF के ऊपर सवाल आए हुए हैं, जहां पर आपसे 2-3 बेसिक बातें समझनी थी कि फिक्स पूंजी होती क्या है, फिक्स पूंजी बढ़ती कैसे है, और कौन कौन से घटक हैं जो फिक्स पूंजी में होते हैं। बात स्पष्ट हो रही? ये बात क्लियर रही? अच्छा, फिक्स पूंजी में हम कुछ चीजों को नहीं जोड़ते हैं। 1993 से एक चीज सोची गई कि जो आर्मी के लिए, जो रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए जो आप अवसंरचना बनाओगे, जैसे बंकर वगैरह बना रहे हैं डिफेंस के लिए, या डिफेंस के लिए कोई मशीनरी या उपकरण खरीद रहे हैं, उसको हम फिक्स पूंजी न माने। ये 1993 से डिसाइड किया गया पूरे विश्व में, सभी देश, ताकि युद्ध की चीजों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन न मिले।
हाँ, ये जरूर है कि आर्मी के लोगों के लिए अस्पताल बनाया गया, आर्मी के घर वालों के लिए स्कूल बनाया गया, रहने के लिए मकान बनाए गए, उसको जोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जो बंकर बनाया, उन्होंने जो, अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आपसे इतनी उम्मीद की जाती है कि आपको बेसिक बात पता हो कि फिक्स पूंजी में हम आर्मी की चीजों को, उपकरणों को नहीं जोड़ रहे होते हैं। तो जब हम बोलते हैं फिक्स्ड पूंजी से आशय क्या, आई होप स्पष्ट हो गया फिक्स पूंजी किसे कहेंगे, और फिक्स पूंजी के संदर्भ में ये भी आपको क्लियर हो गई क्या नहीं जोड़ा जाता। बात क्लियर रही। एक और छोटी सी बात यहां पे समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम उस शब्द का भी मैं बोलते समय इस्तेमाल करूंगा, जब मैं हम लिखेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे। एक शब्द और होता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस समय आपके पास कितने पेन हैं, इस समय कितने पेन हैं, तो आपके पास इस समय 4 पेन है ना, आपके पास 3 4 5 जो भी होंगे, आपके पास 2 पेन। 15 कौन है भाई? सच में 15 पेन है? अरे वाह, गुड, ऑलराइट। यहां पे चलिए कोई नहीं। बाय द वे, अगर किसी दिए गए समय पर हम किसी चीज की गणना कर रहे होते हैं, किसी के पास कितना उपलब्ध है, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो आप पूछ रहे हो स्टॉक है कितना, तो आपके पास 15 पेन का स्टॉक है, आपके पास 4 पेन का स्टॉक है, आपके पास 2 पेन का स्टॉक है। सो स्टॉक का मतलब एक दिए गए समय पर कितनी उपलब्धता है, इसको बोलेंगे स्टॉक। सो मैं आपसे कहूं 1 अप्रैल को कितना स्टॉक है, तो इसका मतलब क्या, 1 अप्रैल को उनके पास कितनी चीजें उपलब्ध थी। चूंकि वित्तीय वर्ष यहां शुरू होता है, इसलिए कई बार हम इसको ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं कि ये प्रारंभिक स्टॉक है। ठीक, आपसे मैं कहूं कि 31 मार्च को कितना स्टॉक था, मतलब 31 मार्च के दिन आपके पास कितनी चीजें थी, वो 31 मार्च का स्टॉक है, उसको आप बोलोगे अंतिम स्टॉक है, क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। सो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। और 2 समयों के बीच में जो स्टॉक में अंतर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्लो या स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक। सो आपके पास आज 15 पेन है, कल मान लीजिए ये बढ़ के 17 हो गए, तो हम कहेंगे कि एक दिन में चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, 17 चेंज इन स्टॉक हुआ 17, राइट। सो कितना हुआ चेंज इन स्टॉक, 2। चेंज स्टॉक हुआ 2, क्योंकि कल आपके पास कितना था, 17, आज कल आपके पास 17 होगा, आज कितना है, 15। सो जो चेंज आया वो कितना आया, 2 आया। बात क्लियर हो रही है? सो मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं क्या कि पूंजी निर्माण से आशय, फिक्स पूंजी निर्माण से आशय यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में स्टॉक में कितना परिवर्तन आया या फ्लो कितना हुआ, कह सकते हैं कि नहीं, फ्लो कितना हुआ या स्टॉक में कितना परिवर्तन आया। बात तो एक ही हुई। तो अब ये सभी पूछा हुआ ना, स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है, बहुत बेसिक शब्द है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं, हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं भाई साहब स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, स्टॉक में वो सारी चीजें आती हैं जो चीज पूरी तरह से बन गई हो, जो पूरी तरह से बनी चीज होती है उसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। कई बार इन्वेंट्री कहते हैं कि आप सुनते हो ना कि हाँ भाई साहब हमारे पास एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है, चीज किसी सामान को बोलते हैं ना, कार की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मकान की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इन्वेंट्री का मतलब जिसको आप कहते हो कि हाँ भाई उपलब्ध कौन सी चीजें हैं। तो चाहे चीजें पूरी तरीके से बनी हो, चाहे अधूरी बनी हो, ये सब स्टॉक में आता है। तो इसीलिए देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि जीडीपी में हम इसको समझेंगे। हम पूछ लेते हैं हर कंपनी से, हर फर्म से कि आप बताओ कि जब साल शुरू हुआ 31 मार्च की रात में या 1 मार्च की सुबह, 1 अप्रैल की सुबह, बात तो एक ही है, उस समय आपके पास कितना स्टॉक था, कितनी कार बन चुकी थी, कितनी आधी तैयार थी, इत्यादि इत्यादि। और 1 अप्रैल से लेकर अब 31 मार्च तक आपने कितनी और कारें बनाई, यही तो इस साल की जीडीपी हो गई जो परिवर्तन आया। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक या फ्लो। सो फ्लो और चेंज स्टॉक समझ में आ गया, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझ में आ गया। थोड़ा इसको लिखते चलते साथ में कि जी सर ब्रेक की जरूरत है। चलिए अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस तरफ आएंगे, फिर बात करेंगे थोड़ा इसके बारे में और प्रकारों को भी समझेंगे, क्या प्रकार हैं इत्यादि। जी फटाफट लिख लेते हैं इसको।
फिर आगे बढ़ते हैं। किसी कुछ पूछना है? आप लिख सकते हैं कि उसी में कंटिन्यूएशन में वर्गीकरण लिख लेते, तो आप आगे लिख सकते हो कि पूंजी का एक अन्य वर्गीकरण, पूंजी का एक अन्य वर्गीकरण, पूंजी का एक अन्य वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पूंजी का एक अन्य वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला, फिक्स्ड पूंजी। फिक्स्ड पूंजी या स्थायी पूंजी, जो भी लिखना चाहे। फिक्स्ड पूंजी। फिक्स्ड पूंजी से आशय, फिक्स्ड पूंजी से आशय स्थायी पूंजी। फिक्स्ड पूंजी से आशय उस आर्थिक स्रोत से है जो, फिक्स्ड पूंजी से आशय उस आर्थिक स्रोत से है जो, या जिसकी औसत आयु, जिसकी औसत आयु 15 वर्ष या उससे अधिक हो। 15 वर्ष या उससे अधिक हो। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे मैक्रो में बात करें चाहे माइक्रो में, किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह फिक्स्ड पूंजी, यह फिक्स्ड पूंजी, फिक्स्ड पूंजी प्रगति का एक सूचक कही जाती है। कि आपके पास कितनी फिक्स पूंजी है? फिक्स पूंजी प्रगति का एक सूचक कही जाती है, कही जाती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि फिक्स्ड पूंजी निर्माण की दर क्या है? बात स्पष्ट हो रही? फिक्स्ड पूंजी निर्माण की दर क्या है? फिक्स्ड पूंजी निर्माण से आशय, फिक्स्ड पूंजी निर्माण से आशय, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड पूंजी निर्माण से आशय, फिक्स्ड पूंजी निर्माण से आशय फिक्स्ड पूंजी के स्टॉक में हुए परिवर्तन, फिक्स्ड पूंजी के स्टॉक में हुए परिवर्तन। स्टॉक समझ में आ रहा है? फिक्स्ड पूंजी के स्टॉक में हुए परिवर्तन, स्टॉक में हुए परिवर्तन, ब्रैकेट में, स्टॉक में हुए परिवर्तन ब्रैकेट में, दिए गए समयावधि में। सामान्यतः हम किसकी बात करते हैं? वित्तीय वर्ष की। दिए गए समयावधि में, ब्रैकेट क्लोज, स्टॉक में हुए परिवर्तन स्लैश फ्लो से है, या फ्लो, दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक में हुए परिवर्तन या फ्लो से है, फ्लो से है। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहां पर समझदारी, सिर्फ समझने के लिहाज से नोट की तरह लिख लीजिए एक लाइन में। स्टॉक से आशय किसी दिए गए निर्धारित समय पर, स्टॉक से आशय, स्टॉक वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, स्टॉक से आशय किसी दिए गए निर्धारित समय पर उपलब्ध मात्रा से है, उपलब्ध मात्रा से है, जिसमें तैयार, अर्ध तैयार, तैयार, अर्ध तैयार कच्चा माल, जैसे घटक संदर्भित होते हैं।
तो हम पूछते हैं स्टॉक कितना, तो आप कहोगे इतना कार तैयार है, इतना बन रही है, इतनी आधी तैयार है। तथा फ्लो से आशय, तथा फ्लो से आशय, तथा फ्लो से आशय दो समयांतरालों के बीच में, बस स्पष्ट हो रही, फ्लो से आशय दो समयांतरालों के बीच में हुए स्टॉक में परिवर्तन से है, स्टॉक में परिवर्तन से है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, निम्न कथन पे विचार करिए। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार मारुति उद्योग का 31 मार्च 2023 का फ्लो 31 मार्च 2023 का फ्लो 3 लाख कारों का था। 3 लाख कारों का था। 31 मार्च को मारुति उद्योग का फ्लो 3 लाख कारों का था। अब ये सवाल देख के कोई ये कहे कि इसका मतलब आपको विभिन्न उद्योगों का डेटा भी याद रखना चाहिए, तो आप समझ ही नहीं रहो। हम तो देखना चाह रहे हैं कि आपको स्टॉक फ्लो समझ में आता है नहीं। फ्लो एक दिन में हो ही नहीं सकता, कम से कम 2 टाइम चाहिए समझने के लिए। या तो आप कहते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, या दिए गए वित्तीय वर्ष में फ्लो इतना, मतलब शुरुआती और आखिरी। आप कह रहे हो 31 मार्च को फ्लो इतना था, तो मतलब हमें अब इसको देख के कोई कहे कि चलिए रटिए मारुति में कितनी कारें बन रही हैं, टाटा कितनी कारें बना रहा है। हो सकता है एक आध उसमें सोचें कि देखो इसमें राजनीतिक एंगल है, सरकार जो है ना इस कंपनी को बढ़ावा दे रही है। ऐसी तो बातें होती हैं। लोग मतलब उसके मर्म को नहीं समझ रहे, क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसमें राजनीतिक एंगल है, सरकार जानबूझ के बढ़ावा दे रही है इन चीज़ों को। तो ये समझना जरूरी कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके मन में बात स्थापित हो जाए ठीक ठीक, कि आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। आंकड़े सिर्फ उतने ही पूछे जाएंगे, वही पूछे जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। जैसे सीपीआई का आपको डेटा पता होना चाहिए, कुछ एक बेसिक जीडीपी कितनी रही है उसका आंकड़ा पता होना चाहिए, वो समझ में आता है। लेकिन अब इस तरह का मारुति उद्योग का आंकड़ा आपसे क्यों पूछेंगे? जब तक कोई तो बहुत बड़ी कोई खबर आई होती, कुछ ऐसा हुआ होता बहुत बड़ा, तो बात अलग थी। ये क्वेश्चन सीधा सीधा किस चीज का है कि आपको फ्लो और स्टॉक समझ में आ रहा है कि नहीं। फ्लो एक समय पे हो ही नहीं सकता, उसमें कम से कम 2 समयावधि का अंतर होना चाहिए, तब हम उसको फ्लो बोलेंगे। ठीक। तो फ्लो से आशय ये है, आप लिख सकते हैं कि हमने लिखा कि पूंजी निर्माण से आशय क्या, फ्लो जो है 2 समयावधि के बीच में कितना अंतर हुआ है। सामान्यतः हम एक वित्तीय वर्ष को मानते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में कितना फ्लो रहा, उसको हम पूंजी निर्माण बोलेंगे। कजनेट के अनुसार, अगले नोट खत्म होता है यहां पे, आगे लिख सकते हैं कजनेट के अनुसार, कजनेट के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में या मैक्रो अर्थशास्त्र में, कजनेट के अनुसार समष्टि या मैक्रो अर्थशास्त्र में किसी भी अर्थव्यवस्था में सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण, सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण, कंसेप्ट समझ में आ गया? सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण ब्रैकेट में GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैं लिख दे रहा हूं अंग्रेजी में अगर दिक्कत हो रही तो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या GFCF। यहां से हम यही शब्द यूज करेंगे, GFCF, सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण या GFCF अर्थव्यवस्था की प्रगति, अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक महत्वपूर्ण सूचक है, महत्वपूर्ण सूचक है। अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मॉस्पाई द्वारा, अच्छा जिनको नहीं पता, एक मंत्रालय है जिसको क्या बोलते हैं,
मॉस्पाई सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मॉस्पाई द्वारा निम्न दो घटकों को जीएफसीएफ के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न दो घटकों को जीएफसीएफ के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न दो घटकों को जीएफसीएफ के अंतर्गत रखा जाता है। कौन से दो घटक हैं? पहला, विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियां, कंस्ट्रक्शन। पहला, विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियां या कंस्ट्रक्शन, और दूसरा मशीनरी एवं उपकरण, पशुधन, सॉफ्टवेयर इत्यादि। पशुधन, सॉफ्टवेयर इत्यादि। इसको आप क्या रखते हो? इसको आप बोलते हो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, जीएफसीएफ। यहां यह ध्यान देने योग्य है, इसको लिख लीजिए, यहां यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1993 से, यहां यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1993 से रक्षा संबंधी निर्माण एवं उपकरणों को जोड़ा जाएगा नहीं? रक्षा संबंधी निर्माण एवं उपकरणों को, रक्षा संबंधी निर्माण एवं उपकरणों को जीएफसीएफ के अंतर्गत नहीं रखा जाता। नहीं रखा जाता। हालांकि या यद्यपि, हालांकि यदि रक्षा कर्मियों हेतु अस्पताल, आवास, शिक्षा इत्यादि गतिविधियां हों तो उसे जीएफसीएफ के अंतर्गत रखा जाएगा। तो उसे जीएफसीएफ के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कि भारत में विगत कुछ वर्षों में, हम 5-10 वर्ष की अगर बात करें, भारत में विगत कुछ वर्षों में जीएफसीएफ की दर औसतन 30% की रही है। उसमें उतार चढ़ाव का रुख देखा गया, कभी 32, कभी 29, औसतन 30% की रही है। इस साल के लिए 30.2, जो भी पिछला साल बीता 22-23, उसका कितना है? 30.2। औसतन जो है जीएफसीएफ यही दिखाई पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है किसी भी कंट्री के लिए। हम कोई भी निवेशक सबसे पहले यही डेटा देखता है। तो अगर मुझे भी किसी कंपनी में निवेश करना होगा तो मैं पहले यही देखूंगा कि फिक्स पूंजी कितनी बना रहे हैं। अगर वो फिक्स पूंजी बना रहे हैं, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो बन रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिक्स पूंजी बनेगी कैसे? मतलब साल के आखिर में उनके पास नेट पैसा बच रहा है और उससे फिक्स पूंजी लगातार वो बना रहे हैं, मतलब उनके पास न सिर्फ पैसा बच रहा है, उस पैसे का वो सही उपयोग भी कर रहे हैं। इसलिए फिक्स पूंजी को एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है। कोविड में हमारी फिक्स पूंजी ज़्यादा बढ़ी, इसलिए भी दिखाई पड़ी क्योंकि हालांकि लॉकडाउन था, लेकिन सरकार ने अवसंरचना काफ़ी तेज़ी से बनाई। एक तरह से हमने आपदा को अवसर में बदला, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक वगैरह की दिक्कत नहीं थी, तो तेज़ी से सड़क बनाए गए, पुल बनाए गए, जितने पुराने काम बचे हुए थे उनको ख़त्म किया गया तेज़ी से। जो आपका फर्स्ट अनलॉकिंग था उसमें जितने भी पेंडिंग ये रोड और पुल उल के काम थे उसको तेज़ी से ख़त्म किया गया, ताकि इसमें जो है बाधाएं भी कम आएंगी, और रेलवे ट्रैक बहुत तेज़ी से बिछाया गया। तो वो सब जो है सरकार ने खुद बहुत सारी मशीनरी लगाई,
तो उन सब के कारण से देख रहे हैं मोटा मोटा कि हमारा जीएफसी बढ़ता दिखाई पड़ा था। तो ये बात रही कि क्या, अब देखिए यहाँ वही बात मॉस्पाई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ये मॉस्पाई की वेबसाइट से है। मैंने आपको पहले बताया कि आजकल कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद ही अपनी तरफ से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। मेरा काम क्या है कि इंग्लिश शब्दों को तोड़कर उन भाषा में बात कर सकें जिससे हम उसको अनुप्रयोगात्मक बना सकें। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, मतलब आपने कितना फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया एसेट के बोलेंगे ओनरशिप के हिसाब से, कैपिटल बोलेंगे उसके कार्य के हिसाब से। दैट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था, ये इंक्रीज इन स्टॉक समझ में आ रहा है, मतलब स्टॉक में कितना बढ़ोतरी हुई। हालांकि उसको क्या नाम देते हैं, हियर आफ्टर रिफर्ड एज, देखो लिखा हुआ, इसके बाद इसका नाम क्या देंगे हम, रिफर्ड एज चेंज इन स्टॉक। जो मैंने आपको बताया या तो फ्लो बोलिए या चेंज स्टॉक, ऑफिशियल टर्म चेंज इन स्टॉक है। तो उन्होंने पहले थोड़ा समझाया है कि चेंज स्टॉक से मतलब क्या है, और फिर कहा कि अब से हम चेंज इन स्टॉक बोलेंगे। So change stock during a period of account and net acquisition of valuables. Broadly, two types of fixed assets are there. निर्माण गतिविधि, कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जिसमें ट्रांसपोर्ट, सॉफ्टवेयर, ब्रीडिंग स्टॉक, ड्रॉट एनिमल, ये सब आ गया। अब ऐसे में अगर उन्होंने पूछ लिया कि सॉफ्टवेयर एक पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय बोलते हैं उस व्यय को जिससे आगे आपके पास पैसा वापस आए, तो कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर दिया भाई। पिछले साल का क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर पर किया गया व्यय एक पूंजीगत व्यय है, स्टेटमेंट सही था वो। सो अगर मैं कहूं पशुधन पर किया गया व्यय एक पूंजीगत व्यय, बिल्कुल सही बात है, उससे आय के स्रोत बनते। सो ये जो है हुआ। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लिखा, आर कवर्ड कंस्ट्रक्शन फॉर मिलिट्री पर्पसेस अदर देन कंस्ट्रक्शन और अल्टरेशन ऑफ फैमिली ड्वेलिंग फॉर मिलिट्री पर्सनल, मतलब उनकी फैमिली ड्वेलिंग को छोड़कर जितना भी कंस्ट्रक्शन है डिफेंस में, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे ड्यूरेबल गुड हो, ड्यूरेबल गुड समझ रहे हैं आप, 3 साल से ज्यादा वाला, in the hands of household and increase in the stock of the defense material are excluded, are excluded. So इसको हम नहीं जोड़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा उन्होंने लिखा हुआ। अच्छा, ये यहाँ पे शब्द दिख रहा है आपको, SNA, यूनाइटेड नेशन का ये गाइडलाइन है जिसको बोलते हैं UNSNA। इस पे हम आगे आएंगे जब जीडीपी को समझेंगे। सो ये गाइडलाइन है 1993 से कि कोई भी देश अब मिलिट्री की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मिलिट्री का वो है, उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए यूपीएससी ने पूछा कि कम से कम आपको ये बात पता है कि नहीं कि हम मिलिट्री वाली चीज़ों को इसमें नहीं जोड़ रहे होते, आर्मी की चीज़ों को नहीं जोड़ रहे होते। तो ये मोटा मोटा बात रहा कि हाँ क्या है जब हम कहते हैं कि क्या आशय है फिक्स कैपिटल से। फिक्स कैपिटल का बढ़ना, तो कि अगली दफ़े जब भी आप कहीं निवेश करने जाएं, किसी के बारे में सोच रहे हो, आपको उसके बारे में ओपिनियन बनानी हो, तो ये बहुत मैटर नहीं करता कि उसके पास कितनी चीज़ें हैं। मैटर 2 चीज़ें करती हैं कि कितनी फिक्स पूंजी है और फिक्स पूंजी कितनी बढ़ रही है। अगर वो लगातार बढ़ रही है तो अच्छी स्थिति है। ये सब एक्सप्लेन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप आगे बढ़ोगे तो इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया ना कि इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ मटेरियल, सप्लाईज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश प्रोडक्ट्स, गुड इन द पोजीशन ऑफ द प्रोड्यूसर एंड डीलर। सारी चीजें आ गई, जो आपकी चीजें बन चुकी हैं, जो अनफिनिश्ड हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, सप्लाई है, वो सब इन्वेंट्री कहलाता है। तो अक्सर हम सुनते हैं भाई इन्वेंट्री इतनी है, इत्यादि इत्यादि। सो मोटा मोटा ये बात रही कि किसको कहेंगे फिक्स पूंजी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है किसी के बारे में समझने के लिए कि उनके पास फिक्स पूंजी कितनी है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि फिक्स पूंजी कितनी बढ़ रही है। अगर वो लगातार बढ़ रही है तो बड़ी अच्छी स्थिति है। बात स्पष्ट रही। अगला जो प्रकार है वो है कि क्या है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या है, जिसको आप बोलोगे कि क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा समझते हैं। कार्यशील पूंजी बोला जाता है उस पूंजी को जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चाहिए होगी। जैसे कि मान लीजिए हम विजन की बात करें तो इसको जरा समझते हैं ऐसे कि विजन के पास विद्यार्थियों से पैसा आता है, एसेट हो गया विजन का, ये विजन के लिए एसेट हुआ। विजन को कुछ पैसा शिक्षकों को देना होगा, कुछ पैसा बाकी स्टाफ को देना होगा, जो टेक्निकल स्टाफ हैं, बाकी जो कोऑर्डिनेटर साहब लोग हैं, कुछ पैसा ऐड में जाता होगा,
कुछ पैसा बिजली का बिल जा रहा होगा, अदर मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, ये सब होगा कि नहीं? तो अगर हम इस संस्था के बैलेंस शीट को देखें तो जो विद्यार्थियों से पैसा आ रहा है वो एसेट हो सकता है, उन्होंने कहीं निवेश किया हो, वहां से ब्याज मिलता हो या लाभांश मिलता हो, वो एसेट संस्था का एसेट है कि नहीं? और उसके बाद जो है इनकी कुछ अपनी लाइबिलिटीज हैं। तो ये जो एसेट लाइबिलिटीज का अंतर है चालू वित्तीय वर्ष में, इसको हम बोलेंगे कि ये विजन की कार्यशील पूंजी है, जिससे इनके रोजमर्रा की चीजें पूरी हो रही हैं। जब ये साल पूरा हो जाएगा तो मान लीजिए विजन को विद्यार्थियों से 1000 रुपए मिले और शिक्षकों को इनको भुगतान करना था, सब जो है सैलरी देनी थी स्टाफ को, वो मान लीजिए 400 रुपए के आसपास आई, 500 रुपए के आसपास आई, तो 1000 रुपए मिले विद्यार्थियों से, 500 रुपए उधर दे दिए। मान लीजिए 100 रुपए बिजली का बिल, मेंटेनेंस और ये सब है, 600 रुपए हो गए, 100 रुपए और तमाम एड वेड के खर्चे हैं, बाकी और जो खर्चे हैं 700 रुपए हो गए। तो आप क्या कहोगे अब कि विजन के पास इस समय सकारात्मक कार्यशील पूंजी है। सकारात्मक कार्यशील पूंजी मतलब इस वित्तीय वर्ष में उनके पास एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, और जब साल पूरा हो जाएगा 31 मार्च को हम कहेंगे कि विजन को 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यही कार्यशील पूंजी जो पॉजिटिव बचेगी साल के आखिर में, इसी को आप बोलते हो कि मुनाफा हुआ, मुनाफा हुआ। अब मान लीजिए इस 300 रुपए से विजन ने एक 150 रुपए की बिल्डिंग खरीद ली, फिक्स पूंजी बन गई। तो इस समय इस साल जो फिक्स पूंजी रही होगी, अगले साल उनको फिक्स पूंजी बड़ी दिखाई पड़ी, तो हम कहेंगे कि इन्होंने 150 रुपए की फिक्स पूंजी का निर्माण किया, इत्यादि इत्यादि, जो फिक्स पूंजी के संदर्भ में दिखेगा। अगले साल ये फिक्स पूंजी को बनाने में जो व्यय किया गया, कुछ और जो व्यय है शिक्षक को देने हैं, ये सब ये उनकी लायबिलिटी में उस साल दिखेगा, और जो विद्यार्थियों से पैसा आएगा एसेट में दिखेगा। उसके अगले साल इस फिक्स पूंजी से हो सकता है उनको रेंटल आने लगे, तो वो उनके एसेट में दिखेगा। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। बात क्लियर हो रही है? कोई बहुत ऐसा, तो कार्यशील पूंजी किसे कहेंगे? किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में आपके पास कितना एसेट कितनी लायबिलिटी, उसका जो अंतर है वो कार्यशील पूंजी है। अगर कार्यशील पूंजी पर्याप्त नहीं है तो तरलता की समस्या आ जाती है। तरलता की समस्या आ जाती है जो एक अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, आपके पास बहुत, मेरे पास मान लीजिए 1 करोड़ का मकान है, 1 करोड़ का मकान मान लेने में क्या आ जाता है, वैसे गरीब मास्टर के पास मकान कहाँ से, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 1 करोड़ का मकान है मेरे पास अगर, और मेरे जेब में इस समय पैसा नहीं है, तो रिक्शा वाला मुझे ले नहीं जाएगा, मकान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए कि नहीं? अब मान लीजिए मेरे पास, ईश्वर ना करे ऐसी स्थिति हो कि मैं कहीं गया हूं और मेरे पास कैश नहीं है और मुझे कहीं जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे पास एसेट है, घड़ी है, मोबाइल है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो मेरे पास क्या विकल्प बचेगा? तो मोबाइल किसी को बेच दें, जाऊंगा भाई साहब मेरे पास मोबाइल है, खरीद लो, और उसे पता चल गया कि मजबूरी में, तो अच्छा दाम तो देगा नहीं वो। ये दुनिया एक रूथलेस जगह है, इसको समझना जरूरी है ना, जाहिर अच्छा दाम तो देगा नहीं। तो अगर किसी के पास कार्यशील पूंजी नहीं है तो सबसे पहला नुकसान क्या हो सकता है कि या तो उसको अपनी कुछ फिक्स पूंजी तोड़नी पड़ेगी, अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो रही है। इसलिए वर्किंग कैपिटल का ठीक होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में जितने बड़े बड़े आर्थिक महामंदियां आई, कहीं ना कहीं उसके जड़ में वर्किंग कैपिटल की समस्या ही थी, वर्किंग कैपिटल की समस्या ही थी। हम सब जानते हैं कि 2008 में एक बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी आई पूरी दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं सब प्राइम महामंदी या सब प्राइम क्राइसिस। उससे पहले 1929 में बहुत बड़ी महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन। उन सबको देखिए, ये अभी जो चाइना में चल रहा है, चाइना की स्थिति बहुत अच्छी समय नहीं है, क्योंकि चाइना में एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है एवरग्रैंड, जिसकी हालत खराब है। मैंने आपको पिछले क्लास का इशारा किया था, एवरग्रैंड की हालत खराब है, बहुत बड़ी कंपनी है एवरग्रैंड। अब उनके साथ क्या है, उनके पास मकान तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लोगों को सैलरी दे पाए। लोग जो है ऑफिस के सामने लाइन लगा खड़े कि हमारी सैलरी दीजिए, 2-3 महीने से बाकी है। एसेट बहुत है, फिक्स एसेट बहुत है, बहुत सारे मकान बने हुए हैं, लेकिन कोई अब जब लोगों को पता चल रहा है कि एवरग्रैंड की मजबूरी है, तो 100 रुपए का मकान सब कह रहे हैं 80 रुपए ले लो, 60 रुपए ले लो। उनकी आप देखेंगे देर से फिर उसी कीमत में बेचेंगे। विकल्प क्या बचता है?
इसलिए कार्यशील पूंजी का ठीक, इनफैक्ट अगर मैं सबप्राइम क्राइसिस, चूंकि यहाँ बात हो रही है तो मैं चाहूंगा शुरुआती क्लासेस में इन सब घटनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी रहे। सबप्राइम क्राइसिस थी क्या, हुआ क्या था? अगर मैं सरल शब्दों में कह पाऊं कि सबप्राइम क्राइसिस क्या थी, बहुत बेसिक शब्दों में, तो जैसा ऐसा समझिए कि जो नीचे चाय वाले हैं भाई साहब, जो किनारे बैठते हैं कॉर्नर पे, उन्होंने देखा कि विजन में स्टूडेंट तो ज़्यादा है। उनको किसी ने सलाह दिया कि भैया ऐसा है, आपके पास इतने सारे तो विद्यार्थी हैं, बढ़ रहे हैं, ईश्वर करे और बढ़ें, यू नो आए। सो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति में उनको किसी ने सलाह दी कि आप एक काम करो, विद्यार्थी इतने सारे हैं और चाय बेच सकते हो, आप इनको कर्ज पे चाय देना शुरू कर दो, इनका एक बही खाता खोल लो, अकाउंट खोल लो और चाय विद्यार्थियों को बेचो। बात इनको समझ में आई, तो भाई साहब ने क्या किया, आप सबका अकाउंट खोल दिया। अब जब अकाउंट खुल गया तो जहां एक चाय पी रहे थे 3 चाय पीने लगे, चाय के साथ कुछ और भी, कि भाई साहब वो भी दे दीजिए। उनको लगा कि साहब जो है हमारा तो व्यापार बढ़ रहा है। अब भाई बुक्स में दिखने लगा कि नहीं, जहां पहले वो 10 किलो उनको चीनी चाहिए थी, अब उनको 50 किलो चीनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि फिर कुछ और चीजें भी, बिरयानी भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। अब ये जो जिस परचून की दुकान चावड़ी बाजार से लेके आते थे, चावड़ी बाजार जो थोक मार्केट है, जिससे पहले 20 किलो चीनी लाते थे, वहां से अब 1 क्विंटल चीनी ला रहे हैं, तो उसको भी दिख रहा है कि यार इनका तो व्यापार बढ़ रहा है। इन्होंने कहा चाय वाले ने कि भाई साहब ऐसा 1 क्विंटल हमें चीनी चाहिए, पैसा हमारे कस्टमर देंगे तो आपको दे देंगे। कोई बात नहीं, वो भी देख रहा है व्यापार बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग चावड़ी बाजार वाले से व्यापार लेने लगे, कर्जे पे वो भी चलने लगा, उनका भी बुक बढ़ने लगा। जहां उनको वो थोक, वो जो प्रोड्यूसर है चीनी मिल से 10 क्विंटल चीनी लेते थे, 20 क्विंटल चीनी लेते थे, अब 100 क्विंटल चीनी ले रहे हैं। चीनी मिल वाले को भी दिखा, चीनी मिल वाले को अब देख रहे क्या, एक गुब्बारा फूल रहा है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बबल क्रिएट हो रहा है, एक बबल क्रिएट हो रहा है। मैं बार बार कहना चाहती हूँ, हैवी वर्ड्स हैं बस, फैंसी वर्ड्स, बाकी कंसेप्ट वही है। अब एक बबल क्रिएट हो रहा है, और वो जो है चीनी मिल वाले को लगा, अरे भाई जहां लोग 20 क्विंटल खरीद रहे थे, अब 100-100 क्विंटल चीनी ले रहे हैं। उसने उधार देना शुरू किया। आप वहां जाके चाय पी रहे हो, वो और चीनी खरीद रहा है, वो और चीनी खरीद रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आंकड़ों में सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है। दिक्कत कहां शुरू हुई, जब जो चीनी मिल वाला, उसके पास पैसा खत्म होना शुरू हुआ, वर्किंग कैपिटल उसके पास खत्म होना शुरू हुआ। तब उसको चिंता है कि ये पैसा आ नहीं रहा, अब अगली साल चीनी कैसे बनाए, गन्ना लेना है किसानों से और उसका पैसा देना है, इत्यादि इत्यादि। तो उसने चावड़ी बाजार वाले पे थोड़ा दबाव बनाया, कहा भाई साहब थोड़ा ज्यादा कर्जा हो गया, कुछ पैसा दो। चावड़ी बाजार वाले ने चाय वाले पे दबाव बनाया कि भाई साहब कर्जा ज्यादा हो गया, पैसा दो। चाय वाले ने आप पे दबाव बनाया, आप हो गए गायब। कि उधर जाना ही क्यों है, उधर क्यों जाना है? अब जब आप गायब हुए तो 2 बातें हुई, एक तो उसका पैसा नहीं मिल रहा, वो चिंता, और डिमांड भी कम हो गई, फिर से 10 किलो चीनी पे आ गए वो। अब जब 10 किलो चीनी पे आ गए तो चावड़ी बाजार को और चिंता कि भाई कहाँ है, 1 क्विंटल चीनी ले जा रहा था, फिर से 20 किलो पे आ गया। उसने और दबाव बनाया, उधर प्रोड्यूसर दबाव बना रहा है। एक पॉइंट के बाद हाथ खड़े कर दिए लोगों ने, प्रोड्यूसर ने कि भाई हमारे पास अब पैसा ही नहीं है चीनी बनाने के लिए। उस चावड़ी बाजार ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई हमारे पास पैसा नहीं है आगे जो है सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए। चाय वाली दुकान ने हाथ खड़े, आप दूसरे चाय वाली दुकान पे चले गए, आप दूसरे। यही, अब देखिए मैंने सरल शब्दों में कहा, थोड़ा लाइटर नोट में, लेकिन यही हुआ था सब प्राइम क्राइसिस में। एकदम से अमेरिका में मकान, रियल स्टेट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना और उसमें फ्लैट बुक कराने का रिवाज शुरू हुआ। लोगों को चूंकि सैलरी बढ़ी तो लोगों ने मकान खरीदना शुरू किया। जब मकान खरीदना शुरू किया तो कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना आसानी से मकान इनको कर्जा दे दिया जाए, मकानों का कर्जा आसानी से दे दिया जाए। चूंकि मकानों की डिमांड बढ़ने लगी तो तमाम जो डेवलपर्स हैं, जो बनाते हैं मकान, उन्होंने कर्जा लिया और मकान बनाना शुरू किया। और मकान तो बैंकों को भी देखने लगा, हाँ मकान की डिमांड तो बढ़ रही है, बैंकों ने इनको कर्जा देना शुरू किया। अब बैंक बड़े बैंकों से कर्जा ले रहे थे, वही कहानी सब चल रही थी, जब तक कि बड़े बैंकों के पास वर्किंग कैपिटल खत्म नहीं हो गया। जब उनके पास वर्किंग कैपिटल खत्म हुआ तब उन्होंने छोटे बैंकों पे दबाव बनाया कि भाई साहब पैसा वापस करो। उन्होंने डेवलपर पे दबाव बनाया, पैसा वापस करो। डेवलपर ने ग्राहकों पे दबाव बनाया, ग्राहक गायब, ईएमआई आई नहीं रही, अब करें क्या? अच्छा, दूसरी बात क्या हुई, जब ईएमआई नहीं आ रही और मकान की कीमतें फिर नीचे आने लगी, क्योंकि अब कोई मकान की मांग बची नहीं थी। तो जो मकान मैंने 1 करोड़ में खरीदा था वो 40 लाख का बचा है सिर्फ, तो मैं उसकी ईएमआई क्यों दूंगा? मैं तो कहूंगा ले जाओ मकान, हम दूसरा खरीद लेंगे।
ये सब मिलकर एक बड़ी पेचीदा स्थिति बन गई जिसको हम बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। इसमें गलती कहाँ थी? पूरी कहानी में क्या गलत हुआ? पूरी कहानी में क्या गलत हुआ बॉस? ध्यान से देखेंगे तो एक गलती ये हुई, लगातार 2 सब्सिक्वेंट लेयर पर बिना गारंटी के कर्जा दिया गया। चाय वाले ने आपको बिना गारंटी के कर्जा दिया और चाय वाले को बिना गारंटी में कर्जा मिल गया। इसी बात को जब प्रूव किया किसी व्यक्ति ने, उसको नोबेल प्राइज मिला। अब मैंने तो आसान शब्दों में कह दिया, यही मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो आपको समझ में आता है अच्छा ये ताना बाना है। अब उसको आंकड़ों में प्रूव करना अलग बात हो गई कि हाँ उसके आंकड़े और सब देखे गए। सो इसी बात को जो है और ये बात क्रुगमैन ने 2004 में ही समझा दी थी। मेरे जैसे बेसिक आदमी को समझ में रहा, तो क्रुगमैन तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी उसी समय कि ये बहुत खतरनाक हो रहा जो हो रहा है, क्योंकि आप लगातार 2 लेयर पर कर्जा दे रहे हो सब्सिक्वेंट बैक टू बैक बिना गारंटी के, ये खतरनाक हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपसे कहे कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं और वो व्यक्ति की आप उसको जानते हो और उस बात पे गारंटी मान ली जाए, और मैं आपको जानता हूं और मैं जो है मैं किसी आप उसको जानते हो, मैं आपको जानता हूं, मैं भी आपको पूरा नहीं जानता, आप उस व्यक्ति को जानते हो और मैं उस व्यक्ति की गारंटी ले लूं, तो अब ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है कि इसमें धोखा हो गई। इसमें कोई मतलब बहुत लकी हुए तभी बचेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो डबल बैक टू बैक, ये बात क्लियर हो रही है? इसको हम यूज करेंगे। बेसल 3 में इसी का ध्यान रखा गया कि अब ये ना होने पाए, जिसको हम बेसल 3 मानक बोलते हैं। इसी बात का ध्यान रखा कि जो कंसेक्यूटिव लेयर पे धोखा ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बात समझना कि वर्किंग कैपिटल क्यों महत्वपूर्ण है। अब जरा सोच के देखिए, जब उनका वर्किंग कैपिटल माइनस होने की तरफ जा रहा था, अगर उसी समय रुक गए होते तो दिक्कत नहीं आती, तब ये दिक्कत नहीं आती। वो तो माइनस हो गया तो खर्चे कहां से दें? खर्चे कहां से दें? इसी से हम अगली शब्द भी समझेंगे, इकोनॉमिक कैपिटल, वहां मैं फिर इसका इस्तेमाल करूंगा। इसलिए मैंने आपको एक क्राइसिस बताई और तब से बैंकों को समझ में आ गया बॉस, आजकल की पीढ़ी, आप लोग आज बड़ा आजकल एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, रेड फ्लैग। सो तभी रेड फ्लैग जो है आज आ गया होता अगर, कि इसीलिए वर्किंग कैपिटल पे लगातार नजर होनी चाहिए कि हमारे पास जैसे विजन के पास अगर 100 रुपए आ रहे हैं और 70-80 रुपए अगर उनका लाइबिलिटी है, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये गैप अच्छी बात नहीं, कम हो रहा है गैप। एक निश्चित गैप अगर है 25-26% का तो अच्छी स्थिति है। फिर अगले साल आप इसको फिक्स कैपिटल में कुछ हिस्सा बदल दीजिए और कुछ हिस्से को एक बफर की तरह रख लीजिए, तो एक अच्छा बिजनेस होता है। तो मोटा मोटा इसीलिए वही बात है कि ये सब मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सारी किताबों में लिखा है। जैसे एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की, बहुत सी किताब है जो बताता है कि हम कहाँ छोटी छोटी गलतियां करते हैं पैसों के साथ, छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हम एक लूप, लोग बहुत कमा रहे होते हैं लेकिन हैंड टू माउथ ही रह जाते हैं। जिंदगी आप कितना कमा रहे हैं मैटर नहीं करता बॉस, कैसे स्पेंड करते हो बहुत मैटर करता है, उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं पैसे का। इसलिए मैंने कहा आपका पासबुक ना, जैसे आपकी जन्म कुंडली है, सिर्फ आपका पासबुक आपकी आर्थिक कुंडली है, बिल्कुल बताता है कि आपको पैसे की कितनी समझ है, कैसी समझ है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं आपको कितना पैसा मिल रहा है, इंपॉर्टेंट ये कि आप उसका आगे कैसे उपयोग करते हो। खैर आप लोग तो बड़े लोग, अरे पैसा वैसा सब हाथ का मैल है, नो उस तरह सोचते होगे, लेकिन हाँ हमें समझना जरूरी, ये एक स्रोत है और स्रोत को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे बाकी स्रोत वैसे आर्थिक स्रोत भी। तो मोटा मोटा कार्यशील पूंजी समझ में आ गया कि दिए गए वित्तीय वर्ष में जो चालू आपके एसेट और चालू लायबिलिटी है उसका अंतर क्या। चालू लायबिलिटी का मतलब करंट ईयर की, इस वित्तीय वर्ष में। सो दिए गए वित्तीय वर्ष में आपके एसेट लायबिलिटी का जो अंतर है उसको हम बोलेंगे कार्यशील पूंजी है। ये पूंजी किसी भी व्यवसाय के चालू वित्तीय वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी होती है। अगर ये नकारात्मक हो जाए तो हम बोलते हैं तरलता की समस्या आ रही, जो बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। तो होता क्या है ज्यादातर केस में, फिर फिक्स पूंजी बिकना शुरू होती है। ठीक वैसे ही है कि अगर आपने खर्च ज्यादा किया है, आय कम है, तो जाहिर सी बात है फिर अब खेत बिकेंगे, खेत बिकने शुरू होंगे, है ना। और आप देखेंगे कि, और लगता है कि, लेकिन वो इसीलिए पुराने जमाने में आप देखिए, आपको लगता होगा कि अरे ये लोग क्या, भले उनको सिद्धांत नहीं पता थे लेकिन उनको ये ठीक ठीक पता था कि अगर एक बिस्वा खेत भी बिक रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, या तो इनकी आदत गड़बड़ हो गई है, खर्चे ज्यादा है, या इनके आय कम हो रहा है, आय और खर्चे में अपना प्रबंधन नहीं कर पा रहे, इसलिए कहता है वो घर ठीक नहीं है भाई, खेत बेच रहे हो।
चाहे जो कारण हो, आय चाहे जितनी भी हो। गांव वाले मैंने देखा अपने गांव में, उससे से मतलब नहीं कि आय कितनी, अरे यार बेकार आदमी है, खेत बिक रहा है उनका, करोड़ों में कमा रहे हो तो भी कहेंगे बेकार आदमी, क्योंकि इसका मतलब आय व्यय का प्रबंधन में उनको नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, खेत बिक के कहीं मकान खरीदा जा रहा हो तो एक बार को फिर भी समझ में आता है, कुछ और निवेश हो रहा हो तो एक बार को फिर भी समझ में आता है ना, इस तरीके से नहीं। और ये सब जो लोकल विजडम है, इसका मतलब मेरा ऐसा मानना है, सॉरी अगर मैं अपनी सीमाएं लांग रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अर्थशास्त्र कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ ये सब पूरे आपके इर्द गिर्द हम सब के अंदर है ये विषय। अगर थोड़ा हम अपने खंगालेंगे तो दिखेगा कि हाँ विषय तो मेरे अंदर हमेशा से था, हम चीज़ों को हमेशा सोचते थे। हाँ ये जरूर कि हमने फैंसी वर्ड नहीं यूज़ किया था उसके लिए, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन पता था कि हाँ ऐसा ऐसा होता है मोटा मोटा, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कार्यशील पूंजी, थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। कार्यशील पूंजी से आशय, कार्यशील पूंजी से आशय कार्यशील पूंजी से आशय, यहां पे एक सवाल, जीएफसीएफ क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कुल कितना फिक्स पूंजी का निर्माण हो रहा है मैक्रो लेवल पर, समिष्ट लेवल पर, एक दिए गए वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कितना पूंजी आप निर्माण कर रहे हो। आगे लिख सकते हैं कि कार्यशील पूंजी से आशय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में या स्लैश चालू वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष में चालू वित्तीय वर्ष में एसेट एवं लायबिलिटी के अंतर से है, एसेट एवं लायबिलिटी या आस्तियों एवं देयताओं के अंतर से है, एसेट एवं लायबिलिटी के अंतर से है, अंतर से है। दूसरे शब्दों में कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है, कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो, दूसरे शब्दों में कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न चालू वर्ष में विभिन्न व्यय के लिए आवश्यक हो, के लिए आवश्यक हो। इस कार्यशील पूंजी का नकारात्मक होना इस कार्यशील पूंजी का नकारात्मक होना तरलता की समस्या को जन्म देता है, नकारात्मक होना तरलता की समस्या को जन्म देता है, तरलता की समस्या को जन्म देता है। बात क्लियर हो रही? तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास कार्यशील पूंजी पर्याप्त रहे, तरलता की समस्या को जन्म देता है। तो ये तो होगा कार्यशील पूंजी। तीसरा है आर्थिक पूंजी, इकोनॉमिक कैपिटल या आर्थिक पूंजी, इकोनॉमिक कैपिटल या आर्थिक पूंजी, आर्थिक पूंजी। थोड़ा इसको भी समझते हैं कि इससे क्या आशय है, आर्थिक पूंजी किसको कहेंगे। तो इकोनॉमिक कैपिटल किसको कहेंगे अगर परिभाषा पे जाएं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक कार्यशील पूंजी होनी चाहिए। अच्छा, कभी अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, आप अपने कार में एक अलग से स्टेपनी लेके क्यों चलते हो? बेमतलब का खर्चा है वो भाई, 5-6 हज़ार रुपए का टायर बेमतलब फंसा हुआ, उतना पैसा कहीं और लगाते तो कुछ पैसा आता, ब्याज व्याज ही मिलता कुछ। स्टेपनी अलग लेके चल रहे हैं, 25% रिस्क। आप भाई देखिए 4 टायर हैं तो 25% रिस्क के हिसाब से ले चल, आप स्टेपनी रख रहे हो कि नहीं? क्यों स्टेपनी लेके चल रहे हो, उससे क्या फायदा है? आपको मालूम है कि जब गाड़ी चलती है तो एक स्वभावता ऐसा होता है कि टायर पंचर हो सकते हैं, ये बहुत स्वाभाविक बात है, गाड़ी चलने पे टायर पंचर होंगे। ये सब इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए, ये कुछ बेसिक बातें क्लियर रखिए। आंसर करेंगे तो एक आध आंसर गलत होगा, उसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है। 25% तक की गलतियां क्षम्य होती हैं, इस इम्तिहान में भी दिखता है, उससे ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।
अगर आपका नेट 25% आ रहा है तो चलेगा मोटा मोटा। लेकिन अब हर एक, अब जैसे कार है, कार चलती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसमें, अब जो दिल्ली में कोई कार चलाए ये सोचे कि उस पर डेंट नहीं लगेगा, इसलिए समझदारी ये है, जैसे मैं करता हूं कि मैं अपने कार के सापेक्ष एक धनराशि मैंने रखी हुई अलग 10,000 रुपए 15,000 रुपए, कि दिल्ली में गाड़ी चलेगी तो डेंट तो लगेगा ही। अब वैसे मुझे हमेशा टेंशन रहेगी कहीं लग ना जाए, कहीं ना, अभी मान लो मेरे पास एक पैसा रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करूंगा, कोई चालान होगा कोई बात नहीं, ठीक है उसका इस्तेमाल, कहाँ तक आप टेंशन लेते रहेंगे, इज़न्ट इट। आपने एक पैसा अलग करके रख दिया हुआ है, इससे दो फायदा, एक तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। इंश्योरेंस किस लिए आप कराते हो? एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक सिक्योरिटी आ गई कि नहीं, कि चलो कुछ गड़बड़ हुआ तो एक है व्यवस्था, ये इंश्योरेंस का पर्पस ही तो है। तो कुछ हर एक जो कार्य होते हैं सब में कुछ ना कुछ पोटेंशियल रिस्क है। अब दिल्ली में चूंकि इतना ट्रैफिक है, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि कहीं ना कहीं गाड़ी में स्क्रैच आता रहेगा, आता रहेगा। या मोटा मोटा अगर हम कहें कोई टैक्सी में गाड़ी चला रहा है, आप कार चला रहे हो, दूर दूर जा रहे हो, तो संभावना है कि टायर पंचर होगा। एक बहुत जो कॉमन चीज होती है कार में वो टायर पंचर होना। देखिए कार का इंजन खराब होना वो तो आप चेक कर सकते हो, भाई चलने से पहले आपने चेक किया हुआ है, टायर कभी भी पंचर हो सकता है। तो आपने एक सेफ्टी मेजर में क्या किया कि कम से कम एक टायर साथ में लेके चलते हैं। बाइक वगैरह से उतना दूर नहीं जाते हैं तो शायद वहां नहीं रख रहे हैं। तो अब ऐसी एक सिचुएशन में, पहले स्कूटर में आया करता था, इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो पहले स्कूटर में टायर हुआ, क्योंकि स्कूटर से लोग दूर दूर जाते थे। अब धीरे धीरे जब कार उसकी यहाँ आ गई तो फिर वो चीज कम होती दिखाई पड़ी। अब ठीक ऐसा ही लगभग हर प्रोफेशन में भी होता है। हर प्रोफेशन में कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं। हर कार्य कर, जैसे मान लीजिए हम शिक्षक हैं, इसमें भी कुछ इनहेरेंट रिस्क हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, जाहिर सी बात है, बट कुछ इनहेरेंट रिस्क हैं। इसलिए आपको लगता होगा कि मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा अपने वाणी पे पूरा आवश्यक नियंत्रण है, क्योंकि गलती से भी अगर कुछ ऐसा निकल गया तो रोजी रोटी भी समस्या आ सकती है, इतनी समझ है। आपको लग रहा होगा मैं एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, जो मन में आ रहा है ऐसा नहीं है, ये एक इनहेरेंट, और कई बार ऐसा दिखाई भी पड़ा है। हर एक प्रोफेशन में कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं, इनहेरेंट रिस्क होता है। अब पुलिस वाला है, उसको जाहिर सी बात है इनहेरेंट रिस्क है। आपको क्या लगता है, कई बार आप सोचते हो कि रात में पेट्रोलिंग नहीं करते, आप कभी पूछ के देखिए तो बताएंगे भाई साहब इस समय पेट्रोलिंग अपनी जान थोड़ो देंगे, कोई ट्रक वाला ऊपर चढ़ा के चला गया तब, बहुत लॉजिकल है, इसीलिए वो बहुत ध्यान से वो ध्यान रखते हैं। दिन में तो भले भी सामने आ जाएंगे, रात में वो भी ट्रक के आसपास नहीं भटकते, जब तक कि ठीक ठाक ट्रैफिक ना लगाओ, पहले बैरिकेड लगा लेते हैं उसके बाद करते हैं दूर से कि हाँ रोकेगा तो ठीक है, स्वाभाविक बात है। हर एक ऐसे, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसको कहा। ऐसे ही जो बैंक है, बैंक का काम क्या है, वित्तीय संस्थानों का काम कर्जा देना, वित्तीय सहायता देना। जैसे ही आप किसी को पैसा देते हो, उस पैसे के डूबने का खतरा तुरंत आ जाता है। पैसा आपकी जेब से निकला नहीं कि डूबने का खतरा आ गया। जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं कि मान लीजिए सच में उस आदमी की नौकरी चली गई या कुछ और कारण हो गया जिसकी वजह से पैसा नहीं दे पा रहा है। कुछ तो डिफॉल्टर होते हैं, जानबूझ के करते हैं। अगर डिफॉल्टर को हम ना भी माने तो भी, ये जो अभी हमने सबप्राइम क्राइसिस में बात की, इसमें एक चीज समझ में आई पूरी दुनिया में कि यार बैंकों में ना कर्जा जो देते हैं उसमें ये खतरा जरूर है कि सही इस्तेमाल नहीं हुआ। भाई जैसे आपने किसी व्यवसायी को कर्जा दिया, सबसे ज्यादा कर्जा तो आप व्यवसायी को देते हो। अब व्यवसायी को कर्जा दिया तो आप भी ज्यादा ज्यादा कितना इंक्वायरी कर लोगे, उनका आंकड़ा देख लोगे, बैलेंस शीट देख लोगे, लेकिन रिस्क तो है ही है। तो ये सोचा गया, यहां से बात आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी वो पूंजी होती है जो तमाम वित्तीय संस्थान अपने शुद्ध मुनाफे से निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए मैं एक बैंक हूं और मुझे शुद्ध मुनाफा हुआ 100 रुपए का। मैंने माना ही नहीं कि मेरा मुनाफा 100 रुपए का है, मैंने माना मेरा मुनाफा 75 रुपए है, 25 रुपए मैंने किनारे रख दिए, ये मानते हुए, वही टायर की तरह, ये मानते हुए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पैसा तो डूबेगा ही, हमेशा डूबेगा, कुछ ना कुछ पैसा हमेशा डूब जाएगा, तो उसको हम किनारे रख देते हैं 25% को। ये जो हमने 25% किनारे रखा, इसको कहा गया आर्थिक पूंजी। सो आर्थिक पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो कोई भी वित्तीय संस्थान अपने शुद्ध लाभ में से किनारे कर देता है, इस बात को मानते हुए कि उनका जो कार्य है, जो वित्तीय सेवाएं वो दे रहे हैं, उसमें जो भी जोखिम है उसको ठीक किया जा सके। अब जरा ध्यान से वापस चलते हैं उस कहानी पर, जो मैंने भी कहानी सुनाई 2008 की क्राइसिस में। इसमें जो टॉप बैंक था,
अगर उसके पास मान लीजिए 25% पैसा अलग रखा होता प्रॉफिट का, अलग रखा होता प्रॉफिट का, और जैसे ही उसको वर्किंग कैपिटल की समस्या आती वो वहां से पैसा ले लेता और रेड फ्लैग रेस कर देता कि अब आगे लोन नहीं, अब पहले चीजें ठीक होंगी इसके बाद देखा जाएगा। जैसे टायर चेंज होने के बाद आप समझ जाते हो कि पहला काम क्या, पहले टायर ठीक कराओ फिर बाकी चीज बाद में देखेंगे। आप वही समझ जाते हैं इस बात को कि पहला ये काम जरूरी है, बाकी चीज बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे ही बैंक को समझ में आ जाता है कि भाई अब हमें अपना जो है इकोनॉमिक कैपिटल यूज करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात नहीं है, हम अब जो आगे लोन नहीं देंगे, रोकेंगे। बात क्लियर हो रही? यही हम सब करते हैं बेसल वगैरह में, कि ध्यान दिया था कि आपके पास इतना 1 साल का पर्याप्त पैसा रहे, और जैसे ही उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है तुरंत जो है एक्टिवेट हो जाइए कि कुछ अब गड़बड़ है, अब आगे रिस्की लोन नहीं देंगे, पहले चीजों को ठीक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसको कहा गया आर्थिक पूंजी। 2010 के बाद भारत में भी ये बात समझ में आई कि बैंकों इत्यादि को आर्थिक पूंजी रखनी चाहिए, और 2015 में आरबीआई ने इसके लिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो इसका आशय क्या है कि किस तरह से इकोनॉमिक पूंजी बनाए, मतलब मर्म सवाल का यही था कि आपको आर्थिक पूंजी पता है कि नहीं पता है। फिर वही बात, बहुत बेसिक चीज पूछ रहे हैं। ये कंसेप्ट दिया रघुराम राजन ने, शायद आप जानते हो इनके बारे में, जिनको नहीं पता, रघुराम राजन उस समय आरबीआई गवर्नर थे। पर एक दिक्कत आई यहां पर, इस दिक्कत को भी थोड़ा समझते हैं। नियम ये कहता है कि जब भी किसी कंपनी में मुनाफा हो, कंपनी में मुनाफा हो तो मुनाफा किसको जाना चाहिए? मालिक को। अगर एक मालिक है तो सारा पैसा, अगर बहुत सारे मालिक हैं तो उसी क्रम में जितना उनकी प्रतिशतता है उस क्रम में उनमें बढ़ जाना चाहिए। इसी को हम लाभांश बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं कि सब इनका इनका इतना लाभ आया। तो आरबीआई का मालिक कौन है? भारत सरकार। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बहुत मुनाफे की कंपनी है। आरबीआई भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत मुनाफे में, इतने मुनाफे में कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि आरबीआई का सिर्फ एक स्रोत सरकारी प्रतिभूतियां, उससे जितना वो पैसा कमाते हैं उसका 1/7 में उनका सारा खर्चा निपट जाता है। आप सोच के देखिए कितना पूंजी पे लगातार वो बैठे हुए हैं, तो काफी मुनाफा होता है। जैसे कि 2015 की मैं बात करूं तो मोटा मोटा 1.7 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा था, शुद्ध मुनाफा निवेश इत्यादि के बाद 1.73 लाख करोड़ रुपए आरबीआई का मुनाफा था। अब जब उन्होंने ये कहा कि हम आर्थिक पूंजी अलग कर लेंगे, कितना करेंगे? उन्होंने कैलकुलेट किया रघुराम राजन ने और कहा 26.8%, शुद्ध मुनाफे का 26.8% हम अलग रखेंगे 3 श्रेणियों में, उस पर आगे और बात करेंगे, मोटा मोटा 3 श्रेणियों में इन कामों के लिए। सरकार को ये बात जमी नहीं कि भैया 1.73 लाख करोड़ में से 63 करोड़ तो तुमने किनारे कर लिया, मोटा मोटा 63 करोड़ कुछ आया था, 63,000 करोड़ आपने किनारे कर लिया। 63,000 करोड़ रुपए किसी के चला जाए सरकार का, 60,000 करोड़ रुपए आप बड़ी बड़ी स्कीमों में खर्च कर रहे हो, सरकार के पास जमी नहीं। ये मेन रीजन था टशल का, उस समय के जो वित्त मंत्री थे जेटली जी और रघुराम राजन जी के बीच में। तो बात बन नहीं पाई कुछ, रघुराम राजन का टेन्योर खत्म हो गया, फिर उर्जित पटेल आए। उर्जित पटेल के साथ में भी वही समस्या, सरकार ने कहा कि अब पिछले 2 साल का, क्योंकि 2 साल हो गए थे, 15 वाला भी और 16 वाला भी, इन दोनों साल का जो पैसा है वो जोड़ के हमें दो, बाकी के साथ जो दे रहे थे उसके अलावा ये 2 साल का जो तुमने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अलग किया है ये पैसा इकट्ठा करके हमें दो। उर्जित पटेल फिर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उन्हें मालूम था अभी अभी नोटबंदी हुई है, वैसे ही सिस्टम में बहुत तरलता है, अगर हमने ये पैसा भी दे दिया तो सरकार उस पैसे को खर्च ही करेगी, आगे खर्च करेगी, तमाम इसको फिर मुद्रास्फीति बढ़ेगी, फिर हमारा कॉलर पकड़ेंगे कि मुद्रास्फीति ठीक क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने कहा सर हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर फाइनली उन्होंने भी, समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि सर हम, देखिए दोनों अपनी जगह पे दोनों लोग सही थे, सरकार भी सही, सरकार का अपना सोचना था कि भाई ये कौन सी बात हुई, का एक तुम कह रहे हो कि 26% हम किनारे कर देंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं है ये। फिर शक्तिकांत दास जी आए। अब शक्तिकांत दास जी आईएएस हैं, आईएएस की खास बात होती है उस इन चीजों को लोगों को साथ में लेके चलना जानते हैं। इनफैक्ट जब आप सेक्रेटरीट में जाओगे सचिवालय में आईएएस का फुल फॉर्म ही होता है आई एग्री सर, एग्री सर, यू नो, और जो लोग जिले में रहते हो कहते हैं आई एम सेफ, ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म आपको वहाँ सिस्टम में पता चलेंगे आईएएस के। सो शक्तिकांत दास जी चूंकि वित्त सचिव थे उससे पहले, अरुण जेटली जी के साथ उन्होंने काम भी किया था,
तो ये हुआ कि हम जब वो आरबीआई गवर्नर बने तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि, अच्छा इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको अंदाजा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात अब तक कितनी कमेटी बन चुकी हैं? एक गेस करिए कितनी कमेटी बन चुकी होंगी अब तक आजादी के बाद से, एक अनुमान लगाइए। कुल मिलाकर कितनी कमेटी बन चुकी होंगी पूरे भारत में? 1000? 1200? 1200 तो आप पढ़ लेते हो इधर उधर। 10,000? 50,000? 10 लाख? ऑलराइट, 10 लाख थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? खैर, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में अब तक कितनी कमेटी बन चुकी हैं, तो उसका स्टैंडर्ड जवाब है कि क्यों ना एक कमेटी और बना दी जाए जो गणना करेगी कितनी कमेटी बन चुकी है। हम इसमें चैंपियन है। आपको सिस्टम में बताया जाएगा कि जब आपको मीडिया को जवाब नहीं देना हो तो स्टैंडर्ड जवाब क्या होता है, हमने कमेटी बनाई है जो इस मुद्दे को देख रही है, जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी हम आपको बताएंगे। मीडिया को भी समझ में आ जाता है कि अच्छा कोई जवाब नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से, है ना, वो समझ जाते हैं कि अच्छा कमेटी बनी है मतलब जवाब बाद में आएगा। तो शक्तिकांत दास जी चूंकि आईएएस से जानते थे, तो इस मुद्दे का हल क्या था, कहा गया एक कमेटी बनाई जाए। एक कमेटी बनी विमल जलान की अध्यक्षता में, और हाँ कमेटी मीटिंग बहुत करती है, आप सभी जानते हो। इसीलिए राग दरबारी में एक लाइन भी है कि और मीटिंग का निष्कर्ष क्या होता है, हमेशा ये डिसाइड करना कि अगली बार कब मिलना है। ज्यादातर मीटिंग का निष्कर्ष ये होता है कि अगली बार कब मिलना है। खैर, इसलिए मैं मीटिंग में जाता हूँ कहीं तो मैं ध्यान रखता हूँ कि खाना पीना क्या है, बाकी तो बेकार है, बाकी तो पता ही है कि अगली बार कब मिलना है। खाना पीना ठीक है तो जाने योग्य है, नहीं तो फिर बेकार है, हटाओ। ऑलराइट, सो जो है मोटा मोटा अगर हम बात करें तो एक कमेटी बनाई गई विमल जलान कमेटी, जिसने कहा 26.8% ज्यादा है, इसको 20 से 24.5% के बीच में रखेंगे, अलग अलग सालों में अलग अलग हिसाब से। तो बात एक्सेप्ट हो गई और कोविड के समय में आरबीआई ने पैसा सरकार को वापस कर दिया, 3 साल का एरियर जो आ रहा था, है ना। इस साल चूंकि फाइनल ईयर है उसका, तो हो सकता है कि विमल जलान की कमेटी में कुछ थोड़े और चेंजेस किए जाए, क्योंकि 20 से 24.5 अभी भी विवाद का विषय बना हुआ कि कब 20 माना जाए, कब 24.5 माना जाए। तो इसलिए ये हो रहा है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल जाए। हालांकि इसमें थोड़ी बात हम और आरबीआई में भी करेंगे, मैंने एक टॉपिक वहां पे रखा हुआ है, इसलिए कि आरबीआई और भारत सरकार का कहां कहां पे कॉन्फ्रंटेशन है, कहां कहां पे उनके बीच में विवाद बनता है और उसके क्या संभव विकल्प हो सकते हैं। वो 15-20 मिनट का हमने एक अलग से टॉपिक आरबीआई में रखा हुआ है, क्योंकि आपको इस सभी पता होना चाहिए कि ऑनगोइंग क्या चल रहा है आजकल। तो जब तक आप पीटी लिखोगे, हो सकता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर कुछ कंक्लूसिव आ जाए। फरवरी में एस्टिमेटेड है शायद कुछ रिजल्ट और आने का। तो मोटा मोटा ये है, आर्थिक पूंजी कहते किसे हैं, बात स्पष्ट हुई। आर्थिक पूंजी ज्यादा महत्वपूर्ण है वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में, उनके संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामान्य उसमें नहीं कहा जाता उसको, पर वो इकोनॉमिक। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक शब्द और भी है, उसको हम बैंकिंग में समझेंगे, जिसको प्रोविजनिंग कहा जाता है। प्रोविजनिंग वो एक अलग चीज है, उस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे? 26.8% है। 1.73 लाख था, 1.73 लाख का मोटा मोटा रफ आइडिया मैंने बताया, मोटा मोटा इतना था। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो लगभग इतना, 1.73 लाख करोड़ था ना। मैंने बताया था तो 1.73 लाख करोड़ रुपीस उसका आएगा, है ना। 1 लाख नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, 1.73 लाख करोड़ ओनली। ऑलराइट, नाउ यू कैन राइट आर्थिक पूंजी, इकोनॉमिक कैपिटल। आप ले सकते हैं कि आर्थिक पूंजी से आशय, आर्थिक पूंजी से आशय वित्तीय संस्थानों द्वारा आर्थिक पूंजी से आशय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने शुद्ध लाभ में से पृथक्कृत किए गए उस धनराशि से है, शुद्ध लाभ से पृथक्कृत किए गए उस धनराशि से है, जिसका प्रयोग
आस्तियों के मतलब जो आपने लोन दिया है उनको, भाई जो बैंक लोन दे रहा है बैंक के लिए एसेट है ना, और आपने जो पैसा रखा है बैंक के लिए लायबिलिटी, क्योंकि वो आपको वापस करना है। आस्तियों के वित्तीय जोखिम को, जिसका प्रयोग आस्तियों के वित्तीय जोखिम को अप्रभावी करने हेतु किया जाता है, अप्रभावी करने हेतु किया जाता है, करने हेतु किया जाता है, अप्रभावी करने हेतु किया जाता है। 2008 की सब प्राइम मंदी के पश्चात, 2008 की सब प्राइम मंदी के पश्चात, सब प्राइम ऐसे लिखेंगे, सब प्राइम या ऐसे, सब प्राइम मंदी के पश्चात, मंदी के पश्चात इस आर्थिक पूंजी का महत्व, सब प्राइम मंदी के पश्चात इस आर्थिक पूंजी का महत्व और बढ़ गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आरबीआई द्वारा आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, आरबीआई द्वारा आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन्हें, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। अब इस पे और बात आरबीआई वाले टॉपिक में भी थोड़ा करेंगे, कितना प्रतिशतता है, क्या है नो, क्या डायमेंशंस है। तो मोटा मोटा ये बात रही कि क्या पूंजी के प्रकार, तो हमने दो बड़े प्रकार देखे। तो आई होप उत्पादन के साधन आपको स्पष्ट हो गए, पूंजी क्या। एक और बात यहाँ पे बहुत जरूरी है, इसको भी समझना जरूरी है कि पूंजी का निर्माण कैसे होता है। भाई कैसे कोई पूंजी बना सकता है, और बिल्कुल पूंजी नहीं तब क्या करेगी कि पूंजी बने। भाई पूंजी है तब तो पूंजी बनना आसान है, समझ में आता है। जब पूंजी नहीं है तब पूंजी कैसे बने, ये भी तो समझना जरूरी है। और यहाँ पर हेरोड डोमर ने एक परिकल्पना दी, क्या है वो, क्या उसके आयाम है। चूंकि आज समय हो गया, मैं चाहूंगा उसको एक गो में करें, तो आज इसको यहीं रोकेंगे। अगली क्लास में हम समझेंगे कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया क्या है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र क्या होते हैं, क्या होता है जब हम प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम बोलते हैं, क्या आशय है जब हम बोलते हैं कृषि, उद्योग और सेवाएं इत्यादि, सार्वजनिक उपक्रम क्या है, निजी उपक्रम क्या है, इनको समझेंगे। फिर आएंगे जो है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, उसके क्या घटक है इत्यादि इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही। आज हालांकि थोड़ी स्पीड मुझे लगा कि स्लो थी, हम थोड़ा इसको बढ़ा सकते थे, और ऐसा मुझे लगा, पर ठीक है, शुरुआती क्लासेस में समझने पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो आज इतना ही। आई होप आप आज की क्लास से लाभान्वित हुए। थैंक यू।